BA third year home science students and MAMSC फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हम लोग न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के बारे में बात कर रहे थे। आज का टॉपिक है सिम्टम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। एक प्रॉब्लम में हम लोगों ने डिस्कस की थी, वो थी PEM यानी प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ये जो कुपोषण की बीमारी है, इसके लक्षण कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, PEM के अगर हम टाइप्स को डिस्कस करें तो इन्हें 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। एक है क्वाशियोरकर, दूसरा है मरास्मिक क्वाशियोरकर और तीसरा है मरास्मस। क्वाशियोरकर में क्या साइन एंड सिम्टम्स होते हैं और होने के क्या कारण होते हैं? In kwashiorkor, the usual history is of prolonged breastfeeding. Prolonged breastfeeding का मतलब ये कि क्वाशियोरकर उन बच्चों में देखा जाता है, उन बच्चों की हिस्ट्री ये बताती है जो क्वाशियोरकर से पीड़ित हैं कि ऐसे बच्चों को काफ़ी लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है। ब्रेस्ट फीडिंग आमतौर पर 1 साल तक ही माताओं को करानी चाहिए, लेकिन जब 3 और 4 साल तक वो बच्चे को लगातार ब्रेस्ट फीडिंग ही कराती रहती हैं और ऊपरी जो खाना है यानी वीनिंग फूड है वो नहीं देती हैं, लेट एंड इनएडिक्वेट वीनिंग लीडिंग टू लो इनटेक ऑफ एनर्जी बट रिलेटिवली बेटर बायोलॉजिकल वैल्यू। इसका मतलब हुआ कि लेट, एक तो लंबे समय तक ब्रेस्ट फीडिंग चल रही है बच्चे की। दूसरी चीज़, ब्रेस्ट फीडिंग जब माँ कराती है तो वो निश्चिंत रहती है, उसको लगता है बच्चे का अब तो पेट भर रहा है और उसको ऊपर से कुछ भी खाना देने की आवश्यकता नहीं है। ऐसी कंडीशन में उसकी वीनिंग लेट हो जाती है और जब वीनिंग लेट होती है तो जो उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट है पर डे की वो पूरी नहीं हो पाती और उसकी हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज़ होनी चाहिए उस एनर्जी की, वो उससे प्राप्त नहीं हो पाती, जिसके कारण बच्चा क्वाशियोरकर से पीड़ित हो जाता है। Kwashiorkor situation can precipitate disadaptation and the child may present with edema of the face and lower limbs. क्वाशियोरकर के जो बच्चे होते हैं उसमें जैसे क्वाशियोरकर के साइन एंड सिम्टम्स शुरू होते हैं तो शुरू में ही बच्चे के फेस के ऊपर स्वेलिंग हो जाती है, जल का जमाव हो जाता है, जिसके कारण बच्चे का फेस मून फेस हो जाता है। और उसके जो लोअर लिम्स हैं, पैर का जो निचला हिस्सा है, उसमें भी जल का जमाव हो जाता है। जब उसमें उंगली से गड्ढा किया जाए तो वो आसानी से गड्ढा हो जाता है और ऊपर स्किन नहीं आ पाती। तो ये इस चीज़ को कंफर्म करता है कि स्किन में, मतलब पूरी बॉडी में, स्पेशली फेस पे और लोअर लिम्स में जल का जमाव हो गया है। फेल्योर टू थ्राइव्स, और इसके साथ साथ उनको जो उनकी थ्राइव है यानी जो उनके अंदर जो भूख होती है वो ख़त्म हो जाती है। एनरोक्सिया, जी मिचलाना, उल्टी आना ऐसा फील होता है, बराबर डायरिया ऐसे बच्चों को होता रहता है। एट्रोफी मतलब होता है उनमें उदासीनता रहना। डर्मेटाइटिस यानी स्किन में जगह जगह से स्किन जो है वो फट जाती है। डर्मेटाइटिस 2 तरह की होती हैं, एक तो पिगमेंटेशन वाली डर्मेटाइटिस होती है, यानी पिगमेंटेशन का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि स्किन के ऊपर जगह जगह कई कलर के पैचेस बन जाना, तो ये हाइपो एंड हाइपर पिगमेंटेशन होता है। यानी हाइपो का मतलब कम और हाइपर का मतलब बहुत ज़्यादा पैचेस स्किन के ऊपर दिखाई देते हैं, तो इसे हम स्किन डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। इसके अलावा जो क्वाशियोरकर के पेशेंट बच्चे होते हैं उनके बाल बहुत सॉफ्ट
और थिन हेयर्स हो जाते हैं और इतने पतले हो जाते हैं कि एकदम गुच्छे गुच्छे करके बाल जरा से छुए जाएं तो वो पूरे बाल सिर से अलग हो जाते हैं। एंगुलर स्टोमेटाइटिस, जो एंगल्स हैं, मतलब एंगल्स का मतलब जो मोड़ होते हैं, जो जगह जगह पे जैसे कान के निचले हिस्से या दोनों ओंठ के बीच का जो हिस्सा है उनमें कट आ जाते हैं, उनमें पस आ जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है। इस चीज़ को हम एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। एंड एनीमिया, और ऐसे जो क्वाशियोरकर पेशेंट होते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर रक्तहीनता के शिकार भी होते हैं। उनके शरीर में ब्लड बहुत कम मात्रा में मौजूद रहता है। दूसरा जो टाइप होता है वो मरास्मिक क्वाशियोरकर का है। दीज चिल्ड्रन एग्जिबिट ए मिक्सचर ऑफ सम ऑफ द फीचर्स ऑफ बोथ मरास्मस एंड क्वाशियोरकर। ऐसे जो बच्चे होते हैं उनमें मरास्मस के भी सिम्टम्स दिखाई देते हैं और कुछ क्वाशियोरकर के। मरास्मस में, जैसे अभी क्वाशियोरकर में मैंने बताया कि फेस पे ऑडिमा हो जाता है, यानी जल जमाव, यानी मून फेस हो जाता है। इसी तरह अपोजिट है, मरास्मस में मसल्स की वास्टिंग होती है, फैट बिल्कुल नहीं रहता और बच्चे का फेस मंकी फेस हो जाता है, बंदर की तरह एकदम दबा हुआ सिकुड़ा हुआ सा फेस हो जाता है। ये दोनों ही तरह के साइन एंड सिम्टम्स अगर किसी बच्चे में दिखते हैं तो हम उसे मरास्मिक क्वाशियोरकर पेशेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो है मरास्मस। मरास्मस के जो पेशेंट होते हैं बच्चे, उनमें क्या सिम्टम्स मिलते हैं और क्यों होता है ये? In marasmus, the children are usually born full term, low birth weight और प्री टर्म फॉलोड बाय अर्ली वीनिंग। देखिए, इनके मरास्मस चाइल्ड होने के मुख्य जो कारण होते हैं, या तो उनका जन्म जब होता है वो फुल टर्म के होते हैं, 9 महीने 9 दिन का समय पूरा कर लेते हैं, लेकिन उनका जो बर्थ वेट है वो 2.5 kg से भी कम रहता है। 1.5 kg से 2 के बीच में जो बच्चे जन्म लेते हैं वो, यानी कि उनका वज़न जन्म के समय भी बहुत कम होता है। प्री टर्म, और या तो प्री टर्म समय से पहले ही पैदा हो जाते हैं, फॉलोड बाय अर्ली वीनिंग, और कई बच्चों की जब वीनिंग ही बहुत जल्दी शुरू कर दी जाती है, जैसे माताएं 3 महीने में ही बच्चे को ऊपरी खाना खिलाने लग जाती हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो बच्चे का डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और मेटाबॉलिज्म का जो सिस्टम है वो उसे अडॉप्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण बच्चा मरास्मिक हो जाता है। इनएडिक्वेट फीडिंग, और ये सब कारण बनते हैं जिसकी वजह से बच्चे की फीडिंग इनएडिक्वेट रहती है। एंड लिव इन अनहाइजीनिक कंडीशंस, और जब बच्चे अनहाइजीनिक कंडीशंस में रहते हैं, यानी उनके घर के आसपास का वातावरण साफ़ सुथरा नहीं है, जिस पर एक ही परिवार में एक ही कमरे में बहुत सारे घर के सदस्य रह रहे हैं, तो पूरी तरह से बच्चे को वो एनवायरनमेंट, हाइजीनिक एनवायरनमेंट प्राप्त नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बच्चा हर समय इन्फेक्शन से सफ़र करता है और मरास्मिक चाइल्ड बनने लग जाता है, यानी मरास्मस का वो पेशेंट होने लगता है। तो मरास्मस के पेशेंट होने के क्या कारण हैं वो मैंने अभी आपको समझा दिए। देयर इज़ क्रॉनिक एनर्जी डेफिशिएंसी। ये जो मरास्मस चाइल्ड होते हैं, या मरास्मस का जो सिम्टम होता है, जो डिसऑर्डर होता है, वो ज़्यादातर खाने में जब बच्चों को जितनी एनर्जी की, ऊर्जा की आवश्यकता है वो प्राप्त नहीं हो पाती, तो उसकी वजह से, और लगातार ऊर्जा की कमी के परिणाम हैं, जिसके कारण बच्चा मरास्मस हो जाता है और लगातार उसका वेट भी जितना गेन होना चाहिए वो गेन नहीं हो पाता। इरिटेबिलिटी, इरिटेबिलिटी का मतलब बच्चे में चिड़चिड़ापन आ जाता है। फ्रिटफुलनेस का मतलब बच्चा झुंझलाहट, बच्चा बहुत जिद्दी हो जाता है, झुंझलाहट उसमें आ जाती है, और उदासीन यानी चुप चुप रहने लगता है, बहुत शांत सा, कुछ किसी से बोलता नहीं, कोई रिएक्शन नहीं करता। ये सब कॉमन फीचर्स हैं मरास्मस चाइल्ड में। वेट ऑफ द चाइल्ड इज़ लेस देन 80% ऑफ द आइडियल वेट फॉर एज, और जो बच्चे का नॉर्मल एज के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए, वो ऐसे बच्चे जो कि मरास्मस
मरास्मिक होते हैं उनका 80% वेट आइडियल वेट से भी कम होता है। यानी बच्चा अगर 5 साल की उम्र का होता है, देखने में 2 साल का ही नज़र आता है। डायरिया इज़ फ्रीक्वेंट, लगातार ऐसे बच्चों में डायरिया का जो इन्फेक्शन है वो लगातार बना रहता है। बच्चों को केयर की इस समय आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चे जो कि मरास्मिक चाइल्ड होते हैं, मैनी आर हंग्री बट सम मे बी एनॉर्जिक। होता क्या है कि बच्चों को भूख ज़रूर लगती है, ऐसे बच्चों को भूख काफ़ी लगती है, लेकिन एनरोक्सिक होते हैं, उनका जी मिचलाने लगता है, उन्हें वॉमिटिंग फील होने लगती है। द चाइल्ड इज shrunk and these are little और नो सबकुटेनियस फैट। श्रंक का मतलब होता है बच्चा सिकुड़ने लगता है। बच्चे को तो बच्चे की होनी चाहिए, बच्चा खिलता हुआ सा आगे की ओर बढ़ता हुआ नज़र आना चाहिए अपनी हाइट और वेट में, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चा सिकुड़ता जाता है और छोटा होता जाता है, और उसके जो मसल्स फैट है, सबकुटेनियस फैट है, हड्डियों के ऊपर जो एडिपोज टिश्यूज़ का जमाव होता है स्किन के नीचे, वो बिल्कुल नहीं हो पाता। वाटरी डायरिया एंड एसिड स्टूल्स में बी प्रेजेंट। ऐसे मारास्मिक बच्चों में हर समय वाटरी डायरिया होता है और बहुत बदबूदार स्टूल बच्चों को पास होते हैं। तो ये इनके सिम्टम्स हैं। द अंडर वेट चाइल्ड, अब ऐसे बच्चे ज़्यादातर अंडर वेट ही होते हैं, चाहे वो क्वाशियोरकर हो या मरास्मिक चाइल्ड तो ज़्यादातर अंडर वेट होते हैं। दीज चिल्ड्रन आर ग्रोइंग अप स्मॉलर देन देयर जेनेटिक पोटेंशियल। जेनेटिक पोटेंशियल का मतलब जो आनुवंशिक कारण है, उसकी वजह से कई बच्चे देखने में मतलब जितनी ग्रोथ होनी चाहिए वो उतने नहीं हो पाती, वो छोटे ही रह जाते हैं। दिस इज़ ग्रेटर इम्पॉर्टेंस एज दे आर एट रिस्क ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, मतलब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनमें उसका खतरा बढ़ जाता है। अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं, और भी कई तरह के इन्फेक्शंस बच्चों में देखे जाते हैं, और माल न्यूट्रिशन बहुत कॉमन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये तो प्रॉब्लम हो गई, लेकिन इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? तो ऐसे पेशेंट्स के लिए जो कि मरास्मिक चाइल्ड हैं या मरास्मिक क्वाशियोरकर चाइल्ड हैं या क्वाशियोरकर से पीड़ित हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए डाइटरी मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, हमें इससे जानने की बहुत आवश्यकता है। सॉरी। Dietary management is the same for all clinical type of PEM। तीनों तरह के जो मैंने अभी आपको समझाए हैं, क्वाशियोरकर, मरास्मस एंड मरास्मिक क्वाशियोरकर या अंडर न्यूट्रिशन, किसी भी तरह में डाइटरी मैनेजमेंट सेम होता है, कोई भी क्लिनिकल साइंस में ले। एक तो डाइट शुड बी, सबसे पहली चीज़, फ्रॉम लोकली अवेलेबल स्टेपल फूड्स। जो लोकली अवेलेबल स्टेपल फूड्स होते हैं, जो मुख्य आहार होते हैं किसी भी स्थान के, उसी से ही उनका आहार तैयार किया जाना चाहिए। वो मुख्य आहार है और उस आहार को ध्यान में रखकर ही उनका आहार तैयार होना चाहिए। इनएक्सपेंसिव मतलब बहुत ज़्यादा वो खर्चीले नहीं होने चाहिए, महंगे नहीं होने चाहिए। ईज़िली डाइजेस्टेबल, बच्चा आसानी से उन खाद्य पदार्थों को पचा सके। कंसिस्टिंग ऑफ मिनिमम ऑफ 100 ml ऑफ मिल्क पर डे। ऐसे बच्चों को 100 ml प्रतिदिन के हिसाब से उन्हें दिया जा सकता है न्यूट्रिशन। और इसके साथ ही साथ कोशिश ये करनी चाहिए, इफ़ द पेशेंट कैन अफोर्ड, अगर पेशेंट अफोर्ड कर सकता है तो बच्चे को दूध दिया जा सकता है, और दूध में अंडा भी मिक्स करके दिया जा सकता है, क्योंकि मिल्क में ऑलरेडी प्रोटीन होती है, और अंडे को अगर ऐड कर देते हैं तो उससे भी उसको प्रोटीन प्राप्त हो जाती है। और सीरियल्स एंड पल्सेस को मिक्स्ड करके अगर हम देते हैं, तो सीरियल एंड पल्सेस मिक्स करने से फ़ायदा ये होता है कि ऐसे बच्चों को प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, सीरियल 5 और 1
मतलब 5 भाग सीरियल हो और 1 भाग जो है दाल होनी चाहिए। इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द डे, पूरे दिन में इसको बांट लेना चाहिए। कंसिस्टिंग ऑफ ऑल ग्रुप्स ऑफ फूड, मतलब सारे फूड ग्रुप्स को उसकी डाइट में शामिल करना चाहिए। ऑफ इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ फूड विच द चाइल्ड इज़ ऑलरेडी यूज, वो चीज़ें बच्चा जो कि हमेशा से खाता आया है उनकी क्वांटिटी धीरे धीरे करके बढ़ाते जाना चाहिए जिसको बच्चा लाइक कर रहा है। Of many number of feedings to increase quantity of food, number of feedings को बढ़ाना चाहिए। क्वांटिटी यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा करके खाने की, पहले 1 चम्मच, फिर 1.5 चम्मच, फिर 2 चम्मच, धीरे धीरे अगर ग्रेजुअली फीडिंग की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो इससे बच्चा अडॉप्ट कभी करता है और इजीली डाइजेस्ट करता है। हाई इन कैलोरीज बाय एडिंग ऑयल एंड बनाना, उनके खाने में कैलोरीज़ को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो कैलोरीज़ को बढ़ाने के लिए खाने में थोड़ा सा देशी घी ऐड कर दिया जाए, बहुत थोड़ा सा, क्योंकि उनकी डाइजेशन की जो एबिलिटी है वो बहुत स्लो है। तो इस समय ऑयल भी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, पर थोड़ा सा ऑयल दिया जा सकता है। खाने के साथ बनाना ऐड किया जा सकता है। बनाना इज़ ऑल्सो ए वॉवल बाइंडर, ये वॉवल बाइंडर है। उन्हें डायरिया कंटिन्यूस हो रहा है, फ्रिक्वेंटली डायरिया होता है, तो डायरिया को कंट्रोल करने के लिए या बांधने के लिए पेट को बनाना बहुत अच्छा है। ट्रेडिशनल फूड्स लाइक सच एज राइस, इडली, उपमा, एग, फिश, ग्रीन लीफी वेजिटेबल और सीजनल जितने भी फ्रूट्स हैं, ये सब इन बच्चों को इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, दिए जा सकते हैं। और हाँ स्टूडेंट्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि फैमिली पॉट फीडिंग बहुत ज़रूरी है। फैमिली पॉट फीडिंग का मतलब होता है शुड बी एंश्योर एज अर्ली एज पॉसिबल। ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जिस बर्तन में परिवार के सभी लोग खाते हैं उसी बर्तन में अगर बच्चे को भी खाना परोसा जाए तो बच्चा बहुत खुश होकर के खाने को पसंद करता है और खाना चाहता है। तो फैमिली पॉट फीडिंग को जोड़ देना चाहिए। ग्राउंडनट्स कैन बी गिवन ओल्डर चिल्ड्रन, ग्राउंडनट्स सब बच्चे, छोटे बच्चे अडॉप्ट नहीं कर सकते, मतलब डाइजेस्ट नहीं कर सकते, उनके चबाने में, उनको पचाने में असुविधा होती है। तो थोड़े से जो बड़े बच्चे होते हैं उनको दिया जा सकता है। ऐसे 3 से 4 साल तक के बच्चों को दे सकते हैं, उनके गले में नहीं फंसेगा। देयर विल बी इम्प्रूवमेंट इन मेंटल एपैथी इन 3 to 4 days, और ऐसे बच्चों की जो धीरे धीरे करके जब उन्हें प्रोटीन और कैलोरी युक्त आहार दिया जाता है तो 3 से 4 दिन में उनकी जो मानसिक उदासीनता है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होने लगती है, वो दूर होने लगती है, वो खुश रहने लगते हैं। खेलने में या किसी भी काम को करने में उनका थोड़ा बहुत मन ज़रूर लगता है। देयर विल बी इंक्रीज इन एपिटाइट, और धीरे धीरे उनकी भूख भी बढ़ती है। द चाइल्ड गेन वेट फॉर एज, फिर एज के हिसाब से बच्चा अपना वेट भी गेन करने लगता है। ऑडिमा डिसअपियर्स बाय 7 to 10 days, अगर मतलब ठीक से कैलोरीज और प्रोटीन दी जाए तो बच्चे के शरीर में जो जल का जमाव हो गया है वो धीरे धीरे करके 7 से 10 दिन में समाप्त होने लगता है, और डायरिया भी कंट्रोल होने लगता है। डायरिया के साथ साथ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस डिसअपियर इन अबाउट 2 weeks, 2 हफ्ते में डायरिया और जो अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, श्वास संबंधी जितने भी इन्फेक्शंस हो रहे हैं वो सब भी ठीक हो जाते हैं। आफ्टर क्लिनिकली एंड बायोकेमिकली इम्प्रूविंग इन 3 to 4 days, 3 से 4 सप्ताह बच्चे को पूरी तरह से क्लिनिकली यानी देखने में बच्चा ज़रा अच्छे से और स्वस्थ दिखाई दे, और बायोकेमिकली उसके पैथोलॉजिकल जितने भी ब्लड, स्टूल और यूरिन के टेस्ट होते हैं वो सब अगर रिपोर्ट्स नॉर्मल आने लग गई, इम्प्रूव कर रही हैं, तो ये सब इम्प्रूवमेंट 3 से 4 वीक में होते हैं।
तो तब बच्चे को डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, द चाइल्ड इज़ डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, तब बच्चे को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराया जा सकता है। तो आज स्टूडेंट्स मैंने आपको तीनों तरह के पीएम के टाइप्स के बारे में, उनके सिम्टम्स, उनके कॉजेज़ और उनका क्या डाइटरी मैनेजमेंट होना चाहिए, इसके बारे में बताया। मुझे उम्मीद है कि आप सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। यदि किसी भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या पर्सनली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।